हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDS GS गुरु में। दोस्तों, हम विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे हैं, मंथली मैगजीन, जिसमें करंट पढ़ रहे हैं, विजन का करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कहा क्या कर लिया है। हमने अभी तक पार्ट 3 पढ़ लिए हैं। सितंबर महीने का 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अभी पार्ट चौथा होगा, फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे ना। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप पे नोटिफिकेशन आती रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। थोड़े चैनल को भी बढ़ाने में मदद करिए। ओके, आप लोग हेल्प करिए थोड़ा सा, बाकी मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। ओके, चलिए, पहला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और प्रधान, यानी कि प्रधान योजना, यानी PM मित्र, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम, PM मित्र। तो देखो, अभी क्या हुआ है, 7 PM मित्र बनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी है, इसलिए सुर्खियों में आया। क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये इसका शुभारंभ जो है वस्त्र मंत्रालय द्वारा 21-22 में किया गया और 27-28 तक के लिए। ठीक है जी। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2023 में भारत में 7 स्थलों की पहचान की गई है ना। ये 7 स्थल हैं, ये वाले 7 स्थल, जहाँ पे PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे वस्त्र निर्माण में बूस्ट देने के लिए, है ना। इन पार्कों में ही एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, निर्माण, ये सब मतलब सब सुविधाएं एक ही जगह आएंगी। ये इनका लॉजिक है। अच्छा, दृष्टिकोण क्या है? 5 ऐप पे ये काम करता है, मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मतलब फॉरेन मतलब व्यापार करने के लिए। तो ये 5 ऐप पे फोकस है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। फार्म टू फाइबर, फार्म से मतलब खेत से फाइबर बनेगा, फाइबर से फिर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फिर फैशन मतलब डिजाइन विजाइन डाल के फैशन के रूप में आएगा, और फिर उसका क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, फॉरेन पहुंच जाएगा। लक्ष्य क्या है? लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, ये लक्ष्य देख लिए। अगला देखो, राज्य हेतु पात्रता एवं चयन मानदंड क्या है। तो इसमें संस्पर्शी बाधा मुक्त भूखंड 1,000 एकड़ उपलब्ध होना चाहिए, वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी नीति अनुकूल होनी चाहिए, ये सब। वस्त्र क्षेत्र में पारंपरिक क्षमता होनी चाहिए। संरचना एवं कार्यान्वयन कैसे होगा भाई? प्रत्येक प्रत्येक जो मित्र पार्क को एक विशेष प्रायोजन वाहन, हाँ, स्पेशल प्रोडक्शन व्हीकल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की 49%। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। केंद्र सरकार की इसमें 49% भागीदारी है। हर जगह 51% रहती है, लेकिन यहाँ क्या है, 49% केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 51%। याद रखना है ना, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अगला, वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता दिया जाएगा इसमें। ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए 800 करोड़ और ब्राउनफील्ड परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। अब देखो, इसको समझो थोड़ा। ग्रीनफील्ड क्या होता है? ऐसी परियोजना जो नए सिरे से, मतलब बिल्डिंग भी तैयार की जाए, बिल्कुल नए सिरे से, जीरो से स्टार्ट की जाए, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड परियोजना। और ब्राउनफील्ड मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी पहले से चल रही है और उसी को विकसित किया जाए, उसी को डेवलप किया जाए, इसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। ठीक है, इसलिए ब्राउनफील्ड में 500 करोड़ है, कम लागत आएगी, पहले से है वो तो ढांचा तैयार है। ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड पूरा तैयार करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए 800 करोड़ है। ठीक है, ये होता है। विकास पूंजी सहायता, परियोजना लागत का 30% तक दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता, मतलब प्रारंभिक सहायता और टर्नओवर आदि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ पे PM मित्र पार्क बन रहे हैं। 7 जगह PM मित्र पार्क बन रहे हैं। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के लखनऊ में PM मित्र है ना, लखनऊ में, राजधानी है लखनऊ में, वहाँ पे बन रहा है। साथ ही अभी अभी करंट में क्यों है, यहाँ पे धार में अभी इसकी परियोजना रखी है। देखो, ग्रीनफील्ड लखनऊ में ग्रीनफील्ड बनेगा, यहाँ भी ग्रीनफील्ड बनेगा, धार में भी। तेलंगाना में ब्राउन फील्ड, यानी कुछ ना कुछ पहले से चल रहा है, उसी को डेवलप किया जाएगा। और तमिलनाडु विरुद्धनगर में ये भी ब्राउन फील्ड ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड। गुजरात नवसारी, ये ग्रीनफील्ड है। महाराष्ट्र का अमरावती ब्राउन फील्ड है। और कर्नाटका कालबुर्गी, ये भी ग्रीनफील्ड हो गया। 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 6 एक है 7। यूपी में एक ही है। ठीक, चलो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें अन्य क्या चीज़ें हैं। अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ अभिसरण। देखो, अन्य केंद्रीय योजना जो है ना, उनके साथ अभिसरण करके, उनको मिला के, और तब दोनों सभी को तालमेल के साथ इस पर काम किया जाएगा। अच्छा जी, आम परिसंपत्तियों के रखरखाव और धारणीयता के लिए राजस्व उत्पन्न करने में सहायता हेतु क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा, लगभग 10% तक, वाणिज्यिक विकास यानी रियल एस्टेट सेवाओं के लिए अनुमत है।
अब देखो पीएम मित्र योजना क्यों शुरू की गई, इसके बारे में पढ़ते हैं। विखंडन और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का अभाव। देखो ये क्या है, कोई चीज़ कहीं बन रही है, कोई कोई कहीं बन रही है, तो उसमें क्या लॉजिस्टिक लागत ज़्यादा आती है, इसलिए इसमें बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न होती है कई चीज़ों को, जैसे कताई कहीं हो रही है, बुनाई कहीं हो रही है, इसका डिजाइनिंग कहीं हो रही है, तो सबको एक जगह लाने के लिए एक जगह लाएंगे, एक जगह विकसित करेंगे, तो इसमें क्या है लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी और गुणवत्ता पर भी, मतलब पहले लागत ज़्यादा लगती थी तो उस लागत को कम कर देंगे हम और गुणवत्ता को बढ़ा देंगे, इसलिए ये लाई गई। अवसंरचना की जो बाधाएं होती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएं होती हैं कि भाई कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कुछ नहीं है, मशीनें यहाँ हैं, मान लो एक छोटे शहर में है, छोटे शहर में नहीं है, बड़े शहर में है, तो लेकिन रोजगार मतलब जो हमारे पास बल है, शक्ति है, कौन सी, श्रम शक्ति, वो छोटे शहरों में जाता है और सस्ती है, तो उस तरह से मतलब इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक साथ सबको लाने के लिए ये शुरू की गई है। पार्कों के भीतर इंक्यूबेशन सेंटर, डिजाइन और लैब और प्रशिक्षण केंद्र, उत्पाद, नवाचार और कुशल शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। पार्कों में केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार संयंत्र, स्थायी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे, ये भी एक इसका पहल थी। अप्रचलित औद्योगिक प्रौद्योगिकी और निम्न उत्पादकता, मतलब देखो जो प्रौद्योगिकी अप्रचलित है उसको थोड़ा बूस्ट करना, उसको नए सिरे से लाना, तैयार करना, और निम्न उत्पादकता को उच्च उत्पादन तब्दील करने के लिए शुरू की गई थी। प्लग एंड प्ले फैक्ट्रियों और राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ ये पार्क घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र की तरह निर्मित करेंगे, ठीक है, मतलब निवेश इनसे इनिशिएट होगा। अपर्याप्त निवेश एवं सीमित पैमाना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना जैसी मौजूदा परियोजनाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक आकार और पैमाने का नहीं कर सकी, इसलिए ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। गुणक प्रभाव, एक श्रम गहन और निर्यात उन्मुख क्षेत्र के रूप में एकीकृत पार्क बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकते हैं, इसलिए इसका ये जो है लाइट में लाया गया है। ग्रामीण आय को बढ़ा सकते हैं और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकते हैं। पहले देखो भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र का अवलोकन कर लेते हैं, क्या है स्थिति, क्या है अभी। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, किसमें, वस्त्र निर्माण क्षमता के मामले में। भारत वैश्विक व्यापार का 3.91% की हिस्सेदारी के साथ छठा सबसे बड़ा निर्यातक, छठा उत्पादन में, मतलब निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा चीन के बाद दूसरा, और व्यापार में यानी कि निर्यातक में छठा है, 3 पॉइंट मतलब लगभग 4% हिस्सेदारी। अर्थव्यवस्था में योगदान, जीडीपी में इसका योगदान 2.3%। अच्छा, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% योगदान है। रोजगार, ये जो है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। 4.5 करोड़ लोग से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी इसमें काम करती है। समावेशी प्रकृति, लगभग 80% क्षमता एमएसएमई क्लस्टरों में फैली हुई है। अन्य प्रमुख सरकारी पहलें इसके रिगार्डिंग क्या हैं देख लेते हैं। वस्त्र परिधान हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव दिया जा रहा है वस्त्रों के उत्पादन के लिए, है ना। समर्थ योजना, वस्त्र मूल्य श्रृंखला में रोजगार योग्यता बढ़ाने हेतु मांग आधारित कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है समर्थ योजना के तहत। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, यानी कि एमएसएमई इकाइयों और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग या प्रमाणन, यह भारतीय कपास की ट्रेसेबिलिटी यानी उत्पादन श्रृंखला का पता लगाने की क्षमता और गुणवत्ता ब्रांडिंग के लिए कारगर है। कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग या प्रमाणन। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, यह तकनीकी वस्त्रों के अनुसंधान, उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन का एक केंद्रीय प्रयास है। वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वतः मार्ग से 100% एफडीआई, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% स्वतः मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है जी। अगला देखो, ओके ठीक है, लेते हैं, चलो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई 2022, इसके बारे में अभी सुर्खियों क्यों है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 की तीसरी वर्षगांठ बनाई गई है, इसलिए अभी चर्चा में आई है। अच्छा जी, क्या है ये एनएलपी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्भव कब हुआ, यह योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एक पूरक के रूप में शुरू की गई। दृष्टिकोण क्या है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम, एकीकृत, लागत कुशल और लचीला, मतलब इन सब पर ध्यान केंद्रित रखती है। एनएलपी प्रक्रियागत सुधारों, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास, कौशल उन्नयन जैसे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के पहलू को समाधान करता है। नॉर्मल सी पढ़ने वाली चीज़ें, कुछ नहीं कहा। अच्छा, इसके लक्ष्य क्या है, लक्ष्य देख लेते हैं मुख्य।
लक्ष्य क्या है? भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुकूल लाना। 2030 तक, कब तक? 2030 तक, कब तक लाना इंपॉर्टेंट है ये, 2030 तक। ओके, 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुकूल लाना। ओके चलो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग में सुधार करके भारत को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल करना। 2030 के लक्ष्य 2030 तक 25 देशों में शामिल कर लेना है एलपीआई में। डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना। डेटा के आधार पर समग्र लॉजिस्टिक कार्य योजना के माध्यम से क्रियान्वयन करना, और इसके तहत 8 प्रमुख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं एक बार मोटा मोटा डेटा बैंक के बारे में। भारत की लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धात्मकता क्या है? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एलपीआई 2023 में भारत की स्थान कितना है? 38वां। अभी हमारा 38वां स्थान है, लेटेस्ट है ये 2023 की रिपोर्ट, तो इसमें हमारा 38वां स्थान है, जो 2018 में 44 था। मतलब हमने 6 अंकों का सुधार किया है। 23-24 में भारत की कुल अनुमानित लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अभी कितनी है? लॉजिस्टिक्स लागत हमारी 7.97% है, जो ज़्यादा है अभी, है ना? इसको ही तो कम करना है, मेन यही है इसका। अच्छा, व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण करना, सेवा गुणवत्ता मानकों का बेंच मार्किंग, तुलनात्मक मूल्यांकन, एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणालियाँ, लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, ये सब मतलब मोटा मोटी चीज़ें हैं। राज्यों के साथ जुड़ाव, सहभागिता, सुधार, ढांचा मानकीकरण, औपचारीकरण और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना। कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना, अंतर क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता देना, लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास में सहायता प्रदान करना, ये सब इसके वो हैं, क्या है? कार्य योजना के मुख्य तथ्य हैं। अच्छा, अब देखते हैं एक बार लॉजिस्टिक्स नीति 22 से 25 के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स, इसने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला, और क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसने 30 से अधिक डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित एपीआई एकीकरण को सक्षम किया है। डिजिटल एकीकरण में सुधार किया है इसने, डिजिटलीकरण के लिए सुधार किया, डिजिटल एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। अच्छा, क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स विकास, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई हैं। इसके अतिरिक्त 19 राज्यों ने लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा, इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों ने? 19 राज्यों ने लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा दिया है। भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार हेतु अन्य क्या क्या पहले हुई हैं? अन्य कुछ पहले हुई हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। अन्य पहले, ठीक है, चलो ओके, क्या है? अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है, मतलब लॉजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट पहले। ओके, एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक्स योजनाएं, मतलब इंटीग्रेटेड नगर और राज्य लॉजिस्टिक्स परियोजनाएं आई हैं, जिसमें क्या है? इसको सहूलियत प्रदान की गई है। जैसे स्माइल योजना, कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार करना है। स्माइल योजना है, महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, तो लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, ये प्रणाली कंटेनर मूवमेंट की रियल टाइमिंग ट्रैकिंग को बेहतर बनाती है, मतलब कंटेनर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं उसको ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य पहले क्या क्या है? भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास, यूएलआईपी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गति शक्ति विश्वविद्यालय, इन सबसे लॉजिस्टिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है लॉजिस्टिक्स विकास के लिए। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित अब भी बनी हुई चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां क्या क्या हैं? मॉडल असंतुलन, यानी माल ढुलाई में रेलवे और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 28 से 70% है, नीति आयोग की रिपोर्ट, मतलब ये प्रॉब्लम है इसमें। मॉडल असंतुलन है, असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, इस क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है ना लॉजिस्टिक उद्योग अत्यधिक विखंडित है, और इसमें असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। डिजिटल साक्षरता, लोगों में या हमारे पास छोटी लॉजिस्टिक फर्मों में स्वतंत्र संचालकों में डिजिटल माध्यमों को अपनाने के लिए असमानता है, अभी समानता नहीं आई है, मतलब डिजिटल साक्षरता नहीं है छोटी फर्मों में या लोगों में। विनियामक जटिलता, नियमों की जटिलता, देखो केंद्र और राज्यों में अलग अलग नियम है ना, किसी राज्य में कुछ नियम, किसी राज्य में कुछ नियम, ये नियामक जटिलता भी प्रॉब्लम करती है। आगे की राह क्या होगी भाई, है ना? आगे की राह बताते हैं। कुशल मॉडल मिश्रण को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे जो मॉडल हैं विश्व के उन पर देखा जाए वहाँ कैसे काम हो रहा है, उनके तहत काम किया जाए और उनके अनुसार अपने यहाँ बदलाव किए जाए। बदलते प्रारूपों को अनुकूलन,
अभी देखो जैसे एआई का ज़माना है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ना। और बदलते प्रारूप, यही तो है बदलते प्रारूपों को अपनाना, और जो नई नई नीतियाँ हैं, नए नए जो विदेशों से या कुछ आइडियल जो चीज़ें हैं उनको अपनाना, और पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाना है, उसी पर नहीं रुके रहना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल को अपनाना है, ठीक है। ये जो है एआई एल्गोरिदम, इन सबको भी काम करना है, ठीक है। ये सब सुधार के तरीके हैं। अब देखो अगला टॉपिक आ जाएगा, क्या है अगला टॉपिक? सरफेस अधिनियम 2022। सरफेसी अधिनियम अभी क्या है भैया, सुर्खियों में क्यों आया? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में सरफेसी अधिनियम 2002, 22 नहीं 2002 और सरफेसी नियम 2002 में मौजूदा विसंगतियों का उजागर किया है। मतलब कुछ इसमें विसंगतियां हैं, इसको उजागर किया है, इसलिए सुर्खियों में आया है। क्या किया भैया? टिप्पणियां हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की, है ना, एससी की कुछ टिप्पणियां क्या हैं? उच्चतम न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13B और सरफेसी नियम 2002 के नियम 8 और 9 के बीच विरोधाभास को उजागर किया है। क्या है विरोधाभास, देख लेते हैं। धारा 13(8) 2016 के बाद के संशोधन, जैसे ही इसकी क्या बोलता है, जैसे ही नीलामी की अधिसूचना जारी होती है वैसे ही उधारकर्ता पूरा कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकता है ना, इसका कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है। नियम 8 और 9 क्या बोलते हैं? ये इंगित करते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की तिथि तक उधारकर्ता को अपनी संपत्ति छुड़ाने का अवसर होता है। इन्हीं में विरोधाभास है। क्या क्या है देख लेते हैं आगे। न्यायालय की व्याख्या क्या है इसके रिगार्डिंग? धारा 13(8) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन को नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। जो नियम है उन्हीं के हिसाब से पढ़ा जाना चाहिए, न्यायालय बोलता है। उधारकर्ता का संपत्ति छुड़ाने का अधिकार तभी समाप्त होगा जब नीलामी की अधिसूचना उचित रूप से प्रकाशित की जाएगी, जैसे अखबारों में, व्यक्तिगत रूप से, ईमेल के द्वारा, इस तरह से प्रकाशित की जाएगी, तभी जो उसका समाप्त होगा। वित्तीय अस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 यानी सारफेसी एक्ट 2002। क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य क्या है इसका? जो एनपीए होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं, कि शीघ्र एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना, है ना, इसके लिए बनाया गया है। सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं, किसके? सारफेसी अधिनियम 2002 के। अच्छा, यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो यह अधिनियम बैंक या वित्तीय संस्था को उसकी आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति को नीलाम करने की अनुमति देता है। ये इंपॉर्टेंट है, नीलाम कर सकता है। अच्छा, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जी? मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। एनपीए का वर्गीकरण और नोटिस। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एनपीए में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ता को 60 दिनों का डिमांड नोटिस यानी मांग पत्र देना अनिवार्य है। 60 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। वसूली की प्रक्रिया क्या होती है, विधियां क्या हैं? वसूली की प्रमुख विधियां, प्रतिभूतिकरण यानी सिक्योरिटाइजेशन। इसमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का वितरण किया जाता है ताकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को वसूली में जोखिम में कम किया जा सके। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, एक मिनट। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। अच्छा, यह अधिनियम एआरसी के गठन का प्रावधान करता है, मतलब आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित होती है। देखो एआरसी क्या है? एआरसी एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एनपीए जो होते हैं ना, ये बैड बैंक, ये मतलब एआरसी मतलब बैड बैंक बोलते हैं इनको। जो बैड एसेट्स होती हैं उनको खरीदता है और उनको ये वसूलता है, एआरसी, ठीक है। अच्छा, न्यायालय मुक्त प्रवर्तन। धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता जिनके पास परिसंपत्तियां गिरवी हैं, न्यायिक स्वीकृति के बिना, ये इंपॉर्टेंट है, न्यायिक स्वीकृति के बिना, जिनके पास मान लो मैंने कोई संपत्ति रखी और मैं कर्जा देने में असफल हो गया, तो वो जिसके पास मैंने रखी है वो बिना न्यायिक स्वीकृति के कृषि, हाँ लेकिन एक चीज़ है, कृषि भूमि को छोड़कर, कृषि भूमि को नहीं नीलाम कर सकता है, बाकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। मान लो बैंक के पास मैंने कुछ उधार रख दिया और मैंने लोन लिया और लोन में पटा नहीं पा रहा हूँ, तो अब अगर मेरी कृषि भूमि रखी है तो उसको वो कब्जा नहीं कर सकता बैंक, लेकिन बाकी चीज़ों का कब्जा कर सकता है बिना न्यायालय की अनुमति के। ये इसमें बताया गया है। केंद्रीय डेटाबेस। वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन देन के पंजीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई है। ठीक है जी। चलो, उधारकर्ता के अधिकार क्या हैं? उधारदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली क्या है, डेब्ट क्या होता है, वसूली, डीआरटी बोलना, बताना आप फुल फॉर्म क्या है इसकी। डीआरटी यानी ऋण वसूली अधिकरण। टी से ट्रिब्यूनल होगा, डी से डेप्ट हो गया, आर से बताओ। डीआरटी की स्थापना ऋणों की वसूली और दिवालिया अधिनियम, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री करी हो गया, ये प्री करी हो गया ना, प्री करी हो गया। डीआरटी की स्थापना ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 तहत की गई। कार्यप्रणाली क्या है भैया? जब किसी खाते या आस्तियों को एनपीए घोषित किया जाता है तो बैंक उधारकर्ता को 60 दिनों
में देयताओं को चुकाने का निर्देश देता है। अच्छा, यदि उधारकर्ता असफल विफल रहता है तो बैंक वसूली कार्रवाई शुरू कर सकता है। सरफेसी अधिनियम से जुड़ी मुख्य समस्याएं या चुनौतियां क्या क्या है भैया? कुछ विशेष उधारकर्ताओं का बहिष्कार करता है, यानी अधिनियम 1 लाख रुपए से कम के ऋणों और उन पर ऋणों पर लागू नहीं होता, साथ ही जो उन ऋणों पर भी लागू नहीं होता जिनको 80% तक चुकाया जा चुका है। ये दिक्कत है इसमें सरफेसी अधिनियम में। प्रक्रियात्मक और न्यायिक देरी, लोग जो है न्यायालय चले जाते हैं या इसमें न्यायिक देरी होती है ना, प्रक्रिया और न्याय में देरी होती है, समय लगता है। ठीक है। आस्तियों की वसूली में निहित जटिलताएं, अब पैसा जो वसूलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जटिलता हैं। ऋणदाताओं की पार्श्व की पहचान करने, उसमें बेचने में चुनौतियाँ आती हैं, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। उदाहरण के लिए आस्ति का तीसरे पक्ष को हस्तांतरण करने में प्रॉब्लम आती है। एआरसीज का अपेक्षाकृत अपर्याप्त प्रदर्शन, अब तक जो है ना 13 मतलब 2004 से लेकर 13 तक एआरसी को बेचे गए ऋणों में केवल 14% को ही बकाया को उसने वसूल कर पाया, केवल 14% को ही। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, अगर इस तरह से हम उनकी संपत्तियों को छीन लेंगे तो आजीविका हानि होगी, कर्जे में वृद्धि होगी, सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिल सकता है, ये प्रॉब्लम होगी। अन्य क्या है? उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है, इन ऋणदाताओं द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में विवाद उत्पन्न हो जाता है, असुरक्षित ऋणदाताओं का बहिष्कार होता है, ये प्रॉब्लम आती है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पुनर्निर्माण का एनपीए समाधान के अन्य उपाय क्या क्या है? देखो क्या कहूँगे, दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता 2016 लाई गई। तनावग्रस्त आस्तियों के लिए समयबद्ध समाधान ढांचा प्रदान किया जाता है इसके तहत। आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क 2019 आया। राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड 2021 में लाया गया। बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान जिसकी स्थापना संकटग्रस्त बैंकों के एनपीए बैड लोन को कम करने के लिए की गई, बैड बैंक का स्थापना की गई। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन हेतु इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। आगे की राह क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे की राह देखो। कानून और नियमों का समन्वय हो, कानून और नियमों को समन्वय किया जाए, एक दूसरे को ओवरलैप ना करे या दूसरे को काटे नहीं, ये चीज़ हो। आईबीसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी का एकीकरण, मतलब प्रौद्योगिकी को भी इसके जैसे एआई है, डेटा एनालिसिस है, इस तरह की चीज़ों को भी, मतलब प्रौद्योगिकी को भी इसमें, टेक्नोलॉजी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, यूज किया जाए। विशेषीकृत ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी विवादों को समाधान में तेजी लाने के लिए परिचालन क्षमता को सशक्त बनाना चाहिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियाँ, उन जैसे यूनाइटेड किंगडम का दिवाला अधिनियम ऋणदाताओं के अधिकारों के साथ साथ उधारकर्ता संरक्षण उपायों को भी शामिल करता है। ऐसे नियम जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, अच्छे नियम हैं, उनको देखा जाए, उनको समझा जाए और उनको अपने देश में भी लागू किया जाए। अगला देखते हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है जी? PMMSY बोलते हैं इसको, PMMSY 5 वर्ष पूरे हो गए इसलिए सुर्खियों में। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। उत्पत्ति 2010 में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा सही की गई। उद्देश्य क्या है? वही है, उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता सुधार करना, प्रौद्योगिकी हार्वेस्टिंग उपरांत ये हार्वेस्ट उपरांत की जो अवसंरचना है, विपणन है, उसमें सुधार करना। ये अवधि वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 24-25 5 वर्षों के लिए लाई गई थी। नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। अच्छा, अब देखो, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दो तरह की योजना होती है, केंद्र सरकार का पूर्ण खर्चा होता है और केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का आंशिक उत्पादन होता है। अच्छा, लक्ष्य, अब देखो ये मत्स्य योजना के लक्ष्य क्या है, लक्ष्य और उपलब्धियां। लक्ष्य क्या था? क्षेत्र देखो पहले, मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, इसमें लक्ष्य क्या था कि भाई जलीय कृषि उत्पादकता को 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन करना है ना, और प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग को 5-6 किलो, अभी जो चला था जब उस टाइम पे 5-6 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम तक लाना। इसमें उपलब्धियां क्या क्या की हमने? फरवरी 2025 तक जलीय कृषि उत्पादकता बढ़कर 4.7 टन हेक्टेयर हो गई, है ना। 3 से 5 लाना था तो ये तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फरवरी 2025 तक प्रति व्यक्ति मत्स्य उत्पादन 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम पहुंच गया, ये भी प्राप्त कर लिया। ओके, दोनों ही प्राप्त कर लिए। साथ में क्या किया? भारत विश्व का, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्री के लिए, भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बनकर उभरा, जो वैश्विक लागत का 8%, लगभग वैश्विक उत्पादन का 8% उत्पादन करते हैं, और हम विश्व में दूसरे नंबर पर चीन के बाद। आर्थिक मूल्य संवर्धन, हार्वेस्ट उपरांत होने वाले नुकसान को 20 से 25% घटाकर, मतलब अभी जो हार्वेस्ट के बाद हो रहा था उस टाइम जब शुरू की गई थी ना, उस टाइम जो 20 से 25% हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान होता था उसको 10% लाना, तो हमने अचीव क्या किया? दिसंबर 24 तक हार्वेस्ट उपरांत नुकसान 10 से 15% पर ले आए, ये भी लगभग अचीव कर लिया। आय और रोजगार सृजन में वृद्धि, 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने की इसमें टारगेट रखा था। तो 2024 तक, दिसंबर 2024 तक मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में संबंधित 58 लाख रोजगार सृजित कर दिए, ये भी प्राप्त कर लिया। सब तो आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, पता नहीं ये रोजगार जा कहाँ रहे हैं।
आंकड़ों में तो बढ़िया दिखाया जा रहा था कुछ। चलिए, PMMSY के तहत प्रारंभ की गई प्रमुख पहलें क्या क्या हैं। मत्स्य पालन में महिलाओं का सशक्तिकरण, इसमें वित्तीय सहायता हेतु कुल परियोजना लागत का 60% महिलाओं को दिया जाता है। जलवायु लचीलेपन का विकास, मतलब जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखना, और सस्टेनेबल मत्स्य के लिए काम करना। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना। ये क्या होता है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जल में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, इसी को बायोफ्लॉक तकनीकी। इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, बायोफ्लॉक तकनीकी पूछ लेगा क्या है। हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन पायतंत्र को मजबूत करना, अब पढ़ लिया हम लोग ऊपर, हार्वेस्ट के बाद के लिए। अच्छा, मुख्य श्रृंखला और लचीलेपन को मजबूत करना। अच्छा, उत्पादन तो कर लिया, अब इसको भैया इसको निर्यात भी करना है, कहीं भेजना भी है, तो आपूर्ति श्रृंखला को और लचीलेपन को उस पर भी ध्यान देना। ठीक है जी, अब देख लेते हैं इसमें मत्स्य क्षेत्र के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें क्या क्या हैं। नीली क्रांति आई थी 1516 में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। 2018 में मत्स्य क्षेत्र के लिए मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष का स्थापना की गई थी। समुद्री मत्स्य उत्तराई केंद्रों और मत्स्य क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS तकनीक को अपनाना, जो प्रभावी संसाधन में सहायता करेगा। समुद्री मत्स्य पर राष्ट्रीय नीति 2017 संधारणीयता पर एक अत्यधिक बल देती है, 17 की नीति भी आई गई। ठीक है, अब देखो इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या हैं। मत्स्य पालन में चुनौतियाँ, शासन संबंधी मुद्दे, प्रादेशिक जल से परे मत्स्य की में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी मछुआरे फंस जाते हैं दूसरे देशों में जाकर, उनको पता नहीं होता है। प्रादेशिक मत्स्य, ये देखो ये क्या है, प्रादेशिक मत्स्य की राज्य विषय है, और उसमें केंद्रीय द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ा टकराव आ जाता है। विभिन्न राज्यों में कानून और नीतियाँ अलग अलग हैं, तो कभी मान लो तमिलनाडु का मत्स्य पालन करने वाला या मछली पकड़ने वाला पहुंच गया केरल में या कर्नाटक में, तो वहाँ इशू आ जाता है। वैश्विक चुनौतियाँ, परिवहन व्यवधान होता है, नौ परिवहन मार्गों में अस्थिरता, भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातों का दबाव बढ़ा है, तो इसलिए चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इक्वाडोर मुकाबले हमारी जो है इन्होंने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है, ये चुनौतियाँ आई हैं। रोग प्रबंधन, नए नए रोग आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में झींगा पालन उद्योग, मतलब नए नए रोग आ रहे हैं, रोग भी एक गंभीर समस्या बनकर उभरे हैं। ठीक है, अच्छा आगे की राह क्या है, आगे की राह देख लेते हैं किसमें, मत्स्य में। हाँ थोड़ा, हाँ और क्या प्रॉब्लम है, आपदाओं दुर्घटनाओं से पर्यावरणीय क्षति हो रही है ना। कोच्चि तट के पास ये एक MSC एल्सा 3 जहाज के डूबने से जल और तलछट प्रदूषित हो गए थे, जिसमें क्या है प्लवक, बेंथोमस मछलियाँ के अंडे, लार्वा, ये सब नेगेटिव रूप से प्रभावित होते हैं, ये सब समस्या आ जाती हैं, है ना, प्रदूषण फैलने से भी। आगे की राह देख लेते हैं क्या है। अनुसंधान किसान साझेदारी को बढ़ावा, अनुसंधान यानी रिसर्च R&D पर काम किया जाए, है ना, और किसानों की साझेदारी, किसानों को साथ लेकर काम किया जाए। वैश्विक व्यापार में संधारणीयता को बढ़ावा, जो वैश्विक व्यापार है उसमें उसके हिसाब से हम प्रतिस्पर्धी बने, और संधारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। वैश्विक इको लेबलिंग टैग प्राप्त करने के कदम उठाए जाएं। कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित, देखो इसके लिए संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश दी थी क्या, कि भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। मैंने ICFAR, भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की जाए, जो इसकी निगरानी करे। न्यूनतम विधिक जाल आकार नियमों को एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, और विनाशकारी मत्स्यिकी की विधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये उसने सिफारिश की थी। तो ये आगे की राह हो सकती है। निष्कर्ष क्या है, वही देखो, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के संतुलन के साथ साथ मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु क्षमता विकास पर केंद्रित ध्यान जो है केंद्रित करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी, चलो आज तक रोकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर वेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ाइए थोड़ा चैनल को, ओके, मदद करिए। बाकी मैं अपनी कोशिश कर ही रहा हूँ और आपको और बढ़िया कंटेंट दूंगा, थोड़ा बढ़वाइए इसको। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।